नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीएस क्लासेस में। आज से हम लोग मेंस के यूपीपीसीएस मेंस के प्रश्न पत्रों सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मिशन 2023 सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट है। इसमें सबसे मतलब सिविल सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेंस परीक्षा की होती है। इसकी तैयारी सबसे आवश्यक होती है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं, प्री तो निकाल ले जाते हैं, लेकिन मेंस में याद नहीं आ पाता क्या लिखें क्या ना लिखें। जब सिलेबस पूरा डिस्कशन नहीं हो पाता, पढ़ नहीं मिलता, उसमें गहरे तथ्य नहीं जान मिलते, तो बड़ी समस्या आती है। तो चलो आज से हम शुरू करते हैं और इसको सरल बनाने का प्रयास करते हैं। पूरी शिद्दत के साथ 5-6 महीने का अभ्यास करेंगे। इससे हम न सिर्फ चारों पेपर का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे, बल्कि ऑप्शनल का भी अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। प्री तो निकल ही जाता है, कोई समस्या नहीं आती। जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, जिन लोगों का प्री निकल रहा है लेकिन बार बार मेंस देने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये वीडियो। हम कोशिश किया करेंगे कि प्रत्येक दिन 10-5 मिनट का वीडियो या फिर 20 मिनट का वीडियो बना के उसमें 2 क्वेश्चन, 10 मिनट में 1 क्वेश्चन हल करें। उसको बोर्ड पर लिख करके मैं उत्तर लेखन का अभ्यास करूँगा और कराऊँगा भी साथ में। तो हम लोग मिल के इस बार मिशन 2023 के तहत पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला अभ्यास करने के लिए शुरुआत किया है हमने GS 1 का सिलेबस। GS 1 में क्या क्या है ये देख लेते हैं एक नज़र में, और इससे हम जब पेपर पढ़ेंगे या फिर कोई करंट न्यूज़ देखेंगे तो उसे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे किस टॉपिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब तक हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारे टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उस पर हम अपना विचार नहीं बना पाते हैं। यकीन मानिए, हमारे पेपर में जो भी चीज़ें ज़्यादातर होती, जो देश की समस्याएं, जो हमारे प्रदेश की समस्याएं, जो शासन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो हमारी कला संस्कृति विरासत है, उन्हीं में से क्वेश्चन निकल करके आता है। जब हमको सिलेबस पता होता है तो हम ढंग से हम अपने समाचार पत्र, पत्रिकाओं इत्यादि का अध्ययन करते समय यह समझ पाते हैं कि इसमें जो ये पॉइंट पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस जरूरी होता है। सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप इस पोर्शन पर ध्यान मत दीजिए, अभी इस पोर्शन पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने नमूना लिखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर मैंने सिलेबस लिखा हुआ है। तो सिलेबस में हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या है आज के सिलेबस में। तो इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें 17 कुल टॉपिक हैं। 17 टॉपिक जो हैं यही 20 क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में भी 20-20 क्वेश्चन आते हैं। मतलब GS 1 में भी क्वेश्चन 20, 2 में 20, 3 में 20, इसी तरह से जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है, 4th वाला पेपर होता है, उसमें भी 20 क्वेश्चन या कभी कभी शुरुआत के 10 क्वेश्चन और बाद में केस स्टडी के रूप में। फिलहाल अभी 2022 में केस स्टडी 2 ही आई थी, बाकी सारे क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन उसमें भी आए थे। तो चारों पेपर में 20-20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें पहले 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 यानी 150 शब्दों में लिखना रहता है, और जो सेकेंड पोर्शन होता है सेक्शन बा, उसमें 200 शब्द में लिखना रहता है। और यही सिलेबस IAS का भी है। उसमें पहले जो रहता है 150 और 250 का रहता है, 150 शब्दों में और 250 शब्दों में। तो देख लेते हैं। पहला है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप। यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में कला प्रारूप क्या था, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक में क्या प्रारूप था उसका। प्राचीन काल का साहित्य, मध्यकाल का साहित्य और आधुनिक काल का साहित्य। प्राचीन काल की वास्तुकला, मध्यकाल की वास्तुकला और आधुनिक काल की वास्तुकला, ये तीनों मतलब चैप्टरों के देखना है। इसमें वास्तुकला में क्या क्या रहता है। इसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर मुख्य रूप से चलता है। वैसे पाषाण काल में जो भीमबेटका गुफाएं वगैरह हुई हैं, जो गुफा हैं, अजंता एलोरा हैं, चैत्य हैं, विहार हैं, ये प्राचीन भारत में कला वास्तुकला के रूप में महत्वपूर्ण है। इनमें से ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास देखेंगे। इसमें याद रखने वाली बात है कि राजाओं की वंशावलियां, वंशक्रम इत्यादि नहीं पूछे जाएंगे मेंस में। प्राचीन का और मध्यकाल का, आधुनिक काल का ही इतिहास पूछा जाएगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास यो देखेंगे हम लोग 1757 से प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक भारत की आज़ादी तक का क्या रहा, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या रहीं, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन रहे, जो हमारे आज़ादी दिलाने वाले जो नेता रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो समाज सुधारक रहे हैं, पुनर्जागरण के अग्रदूत वगैरह रहे हैं, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले,
और दक्षिण में जो चले आंदोलन नायकर वगैरह, उन सबको देखना है। फिर स्वतंत्रता संग्राम देखना है, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इसके विभिन्न चरण, कौन कौन से चरणों में हुआ, देश के विभिन्न भागों में इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन रहे, उनका योगदान देखेंगे, कौन कौन व्यक्तियों ने क्या क्या योगदान दिया। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण कैसे हुआ, आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा हो तो, कि देश जब आज़ाद हुआ था तो 565 रियासतें थी, उनको एक करना बड़ी टेढ़ी खीर थी। अंग्रेज छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कहा था कि देशी रहते हैं तो अलग रहना चाहें तो अलग रहें, भारत में शामिल होना चाहे तो भारत में शामिल हों या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ये जानते हो कितना खतरनाक स्टेटमेंट था। तो एकीकरण और पुनर्गठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, 1965 तक देसी भाषा को लेकर अलग अलग राज्य की मांग होती है और उनके क्षेत्र को लेकर मांग होती रहती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हम लोग प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं तो हमको भी ऐसी ही समस्याओं का समाधान करना होगा। याद रखने वाली बात यह है कि एक सिविल सेवक में ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वह समझ सके कि पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा है, कैसे इसका सुधार किया जा सकता है। हम लोग समाज से जुड़ेंगे। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं पढ़ना है। 18वीं सदी का मतलब 1700 से लेकर के 20वीं यानी 1900 के बीच में जो घटनाएं हुई, तो उसमें देखेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता इत्यादि के आधार पर। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में होती है और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाती है, बहुत सारा उत्पादन कर लेते हैं, तभी अपने माल को बेचने के लिए गरीब देशों में ये लोग उपनिवेश बनाते हैं। विश्व युद्ध क्यों होंगे, शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, विश्व युद्ध होगा। प्रथम 1914 से लेकर 18 तक चलेगा और फिर दूसरा 39 से 45 ये विश्व युद्ध देखेंगे। इनके प्रभाव क्या, क्यों उत्पन्न हुआ विश्व युद्ध से क्या लाभ हुए, क्या हानियाँ हुई, भारत का क्या संदर्भ है। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। जैसे जब देखेंगे आप यूरोप में, तो पहले रोमन एम्पायर होता था तो सारा एक ही में शामिल होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें भाषा के आधार पर राष्ट्र की अवधारणा आई और राष्ट्र की अवधारणा से छोटे छोटे राज्य बन गए। आप देखेंगे आज नक्शे में भी देखना मुश्किल हो जाता है, लिechtenstein, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, पता नहीं कितने देश आते हैं। इन सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ, खूब रक्तपात हुआ, बड़ी झंझट हुआ, इसमें देखेंगे हम लोग। उपनिवेशवाद देखेंगे जिसका हम लोग शिकार रहे हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई ये भी समझेंगे। उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र या राजनीतिक दर्शन क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक दर्शन में 4-5 विचार आते हैं। एक तो साम्यवाद आता है, यानी समस्त संसाधन सभी के हैं। पूंजीवाद का विरोधी होता है। पूंजीवाद कहता है जो जितना कमाए उतना रखे, अपनी योग्यता के अनुसार काम करे। समाजवाद साम्यवाद का ही प्रारंभिक रूप होता है। समाजवाद में समाज को लेकर काम किया जाता है, सरकार समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहती है, दबे कुचले लोगों की आवाज़ शामिल की जाती है। नाजीवाद और फांसीवाद, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं लगभग। नाजीवाद जहाँ जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में उभरता है, वहीं फांसीवाद मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में उभरता है। इसका मूल उद्देश्य होता है समस्त जनता जो है वह शासक के प्रति जवाबदेह है और शासक जो है वो जो निर्णय ले रहा है उसके निर्णय में उसका निर्णय महत्वपूर्ण है, वो जो कर रहा है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यानी सर्वाधिकारवादी ये सोच है। इसके रूप क्या है, यानी साम्यवाद के रूप, पूंजीवाद के रूप, समाजवाद के रूप, नाजीवाद के रूप, फांसीवाद के रूप। ये जो सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन है, इनके हम लोग रूप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें समाज पर उनके प्रभाव भी देखेंगे कि इनके समाज पर क्या प्रभाव पड़े, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसका भी अवलोकन करेंगे। छठा पोर्शन हमारा आता है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। ये मैं लगातार एक महीने से पढ़ रहा हूँ, दृष्टि आई इससे पेन ड्राइव कोर्स में मेंस का है, अभी भी ये चल रहा है। बहुत बड़ी, ये देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति की जब विशेषताएं हम पढ़ते हैं तो उसमें जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, रिश्तेदारी और जो हमारी मान्यताएं हैं और जो परिवार का सिस्टम है, ये बहुत ही अद्वितीय है। ऐसा विश्व में कहीं नहीं देखा जाता जैसा भारत में है। इसको हम पढ़ेंगे, ये हमारी गौरवशाली परंपरा की जीती जागती मिसाल है।
जिसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, धीरे धीरे दूर की जा रही हैं। आप तो जानते हैं जब से आज़ादी का आंदोलन चालू हुआ उससे भी पहले सुधार की प्रक्रिया अभी भी जारी है तब से लेकर। महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली लगातार से क्वेश्चन आ रहे हैं, महिलाओं पर तो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो महिलाओं में समाज और उनकी और महिला संगठनों की भूमिका क्या है, उनकी भूमिका, दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनका कैसे क्या है, उनको आज भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 50% की मांग हो रही थी, 33% वाला विधेयक भी नहीं पास हो पा रहा है। देखेंगे इसमें क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। जनसंख्या तथा संबंधों से समस्याएं, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की कुपोषित हो रही है, जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम हो रहे हैं, संसाधनों को अगर ज़्यादा दोहन करें तो प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो दोनों में संतुलन स्थापित कैसे किया जाए, ये ही हमारा क्वेश्चन है। हमारे सामने यही चुनौती है, हमको समाधान करके दिखाना होगा एग्जामिनर को कि हम जनसंख्या और से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कौन कौन जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, यानी गरीबी निर्धनता का कारण है, मतलब गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है या जनसंख्या वृद्धि गरीबी के कारण है, गरीबी के लिए कौन कौन से कार्य जिम्मेदार हैं, गरीबी कैसे कुपोषण को बढ़ावा देती है, विकास को कैसे निगेटिव रूप में ले जाती है, नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। शहरीकरण क्या है, शहरीकरण कैसे होता है, शहरीकरण में की समस्याएं क्या हैं, शहरीकरण की आवश्यकता क्या है, वर्तमान शहरीकरण की परिप्रेक्ष्य क्या है, विश्व में शहरीकरण क्या है, भारत में शहरीकरण क्या है, तुलना क्या है, उसकी तुलना करेंगे हम लोग, इनकी समस्याएं देखेंगे। मलिन बस्तियां मुख्य रूप से इसमें बहुत समस्या का कारण बन रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन एक से चला जाता है, हर वर्ष इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। शहरीकरण, उनके समस्याओं, उनके रक्षोपाय, अब इसको हम रक्षा कैसे कर पाएंगे समस्याओं का, शहरों की कैसे सुरक्षा करें। आजकल आप देख ही रहे हैं लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और शहरों में अचानक बाढ़ आ रही है, तेज़ी से वहाँ पर बारिश हो रही है, उसके कारण क्या है, हीट डोम बनता है शहरों में, ये सब क्या है, ये तो क्वेश्चन रखा ही मिलेगा। ये 3 शब्द जो हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेट निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है, इनका अर्थ क्या है, इनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका राज्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम तीनों का देखेंगे। जैसे उदारीकरण का मतलब होता है नियमों कानूनों में ढील देना, थोड़ा छूट देना, ताकि लोग अपने काम, अपने उद्योग, अपने धंधे स्थापित कर सकें। पहले इंस्पेक्टरेट चलता था, हर चीज़ के लाइसेंस बनवाना पड़ता था। निजीकरण का मतलब निजी लोगों को भी अपने उद्योग धंधे, कारखाने, संपत्ति बनाने और महत्वपूर्ण काम करने के लिए उनको छूट देना। वैश्वीकरण का मतलब है वस्तु एवं सेवाओं का सीमाओं के बाद एक देश से दूसरे देश में बाधा रहित आवागमन हो। अब साथ में ये भी अवधारणा जुड़ती है कि व्यक्तियों का भी बाधा रहित आवागमन हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैश्वीकरण का देखेंगे, सामाजिक संरचना पर प्रभाव देखेंगे। आजकल देख तो सामाजिक संरचना में एकल परिवार की अवधारणा आ गई है, तो ये सब सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। नवे चैप्टर में हम देखेंगे सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का प्रभाव क्या है, सांप्रदायिकता के कारण क्या है, सांप्रदायिकता कैसे बढ़ती है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, क्षेत्रवाद क्या है, जैसे अभी तो द्रविड़िस्तान की मांग चल रही है, पीछे पूर्वोत्तर में देखेंगे तो ग्रेटर नागालैंड की मांग चल रही है, बोडोलैंड है, गोरखालैंड है, फलाना धमाका, बहुत सारे भारत में टूट फूट की बात चलती रहती है, तो वो क्षेत्रवाद को लेकर अपने अपने क्षेत्र मांगते रहते। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत के संदर्भ में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य तो आप जानते हैं अपनाया गया है और कहा गया है कि सभी धर्म संभव है। उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये भी देखना है। फिर है 10वां चैप्टर, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यानी भूगोल। अब यहाँ पे जा गया भूगोल, अभी तक भारतीय संस्कृति, कला, समाज था, अब चालू हो गया भूगोल। तो भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या है, हम देखेंगे। उत्तर में हिमालय, मध्य में मैदानी क्षेत्र, फिर पर्वतीय पठारी क्षेत्र भारत में जो मध्य में पड़ता है, तो इसका वितरण कैसे है, भारत में कितना जल है, विश्व का 4% जल, मिट्टियाँ 43%, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मैदान, वन,
भारत में 24% वन है। वन कैसा वितरण है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत के बारे में विशेष रूप से, इसमें भारत के बारे में विशेष रूप से जानना है। दक्षिण पूर्व एशिया में बात करेंगे तो चीन वगैरह, दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान के 10 देश आ जाते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह। और दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के जो सीमावर्ती देश क्षेत्र हैं। इनमें प्राकृतिक संसाधन कैसे वितरण इनका देखा जाएगा। भौतिक भूगोल की प्रमुख अब विशेषताएं देखेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं। भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में भूकंप पढ़ना है। भूकंप क्या है, भूकंप कैसे काम करता है, भूकंप के 5 जोन क्या हैं, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, मापने विधियाँ, और भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप के बारे में 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जिसको कहा जाता है स्थलाकृतियों को जानने के लिए दिए हैं। ये एक दीपक हैं, लाइट्स हैं, जो हमको बताते हैं कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर बार क्वेश्चन आता है। सुनामी भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है, बड़ी बड़ी लहरें जो बहुत सारा 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, से बहुत सारा नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए थे। तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, ये तीनों एक ही चीज़ से जुड़े, प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनको हम लोग देखेंगे ढंग से कि भूकंप क्यों पैदा होते, सुनामी क्यों पैदा होती, ज्वालामुखी, ये अंदर जो सबस्ट्रेटम होता है पृथ्वी का, उससे निकले हलचल मचती रहती, प्लेटें चला करती हैं। प्लेटों के बीच में 3 किनारे बनते हैं, उन किनारों में एक संरक्षी होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी और एक संरक्षी, 3 किनारे बनते हैं। इनको हम ढंग से पढ़ेंगे ताकि इसको हम अच्छे से कर सकें। चक्रवात 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनकी उत्पत्ति के कारण देखेंगे, इनके मौसम पर प्रभाव देखेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे, कहाँ कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके नामकरण क्या होता है, इनके नामकरण की एजेंसी क्या होती है, इनके नाम, इनके क्षेत्र, इनकी सीमाएं, इनके अलग अलग नाम, सारा कुछ इसमें हम ढंग से बात करेंगे। समुद्री जलधाराएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं सबसे स्पष्ट रूप से मिलती हैं, जैसे कनारी की धारा है, बेंगुला की धारा है, और विषुवत रेखी जलधाराएं हैं, उत्तर की, दक्षिण की, गल्फ स्ट्रीम, ये सारी कुछ जलधाराएं में बहुत सारे नाम आते हैं और इसको हम मैप के थ्रू अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इनके अर्थव्यवस्था प्रभाव, इनके सामाजिक प्रभाव, इनके मौसमी प्रभाव, इनके जहाज ले जाने पर, यातायात, अर्थव्यवस्था, इन सब के पर क्या प्रभाव पड़ता है, मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लवणता, ये सब चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती। जलधाराएं हर साल मतलब लगभग क्वेश्चन आता रहता है इससे। पवन एवं हिमसरिताएं, पवन के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है स्थलाकृतियों पर, पवनें किस प्रकार, जैसे हम देखें तो ये पवनें जो होती हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत स्थलों का निर्माण करते हैं। बरखान है, यारडांग है, ड्राई कांटर है, और बहुत सारी बनाते हैं। इससे पूछ दिया जाता है कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताइए, भारत में कौन कौन सी हैं, इनका बताइए। हिमसरिताएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं और इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती हैं। छोटी छोटी हिम नदियाँ होती हैं जो बर्फ पिघलने से बहती हैं, उनकी वजह से बहुत सारे स्थलाकृतियाँ बनती है, ये भी पूछा जाता है कई बार। 12वां चैप्टर जो है भारत के सामुद्रिक संसाधन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में जो हिंद महासागर जो है विश्व का एकमात्र एक ही सागर है, महासागर है, जिसका नाम भारत के नाम पर, किसी देश के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बारे में हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, इसमें कितने संसाधन हैं, कितना व्यापार होता है, पॉलीमेटल नोडुल क्या है, भारत का समुद्री अभियान वो क्या है जिसके माध्यम से भारत इसमें सर्च कर रहा है, अंक्लोज के नियम क्या हैं, वैश्विक स्तर पर तेल जब इसमें रिसाव हो जाता है, पारिस्थितिकी समस्याएं क्या हैं, कितनी संभावनाएं हैं, कितनी चुनौतियां हैं, तो उनकी संभाव्यता देखेंगे। 13वें चैप्टर में मानव प्रवास, यानी मानव कैसे आता जाता है, इधर उधर क्यों रहता है, जब आजीविका के लिए मानव अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाता है, प्रवास क्यों करता है। इसी अब जैसे मान लो अभी देखो विश्व की शरणार्थी समस्या की बात की जाए तो भी रोहिंग्या मामला बहुत चर्चा में रहा है इस समय। म्यांमार में बौद्ध जो हैं बहुसंख्यक हैं, उनसे बिगड़ गए इनसे, और ये जो रोहिंग्या हैं यहाँ अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं। ये लोग उस समय गए थे जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, इनको तंबाकू, अफीम फैक्ट्रियों में काम करने, चाय आदि के बागानों में काम करने ले गए थे, वो वहीं बसे। अब उनको वहाँ से भगाया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो, चले जाओ यहाँ से। तो वे लोग 40,000 के समथिंग भारत में भी आ गए हैं, लाखों के संख्या में बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो बड़ी समस्या है।
इसको हम लोग ढंग से समझेंगे। क्या है विश्व की शरणार्थी समस्या? आज कोई देश अपने देश में घुसने नहीं दे रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से शरणार्थी समस्या, ये रोहिंग्या का मामला चल रहा है। क्वेश्चन बहुत संभावित है कि यहाँ से पूछा जाए। सीमांत तथा सीमाएं क्या हैं? सीमांत का मतलब होता है प्राकृतिक चीज, जैसे दलदली भूमि है, नदी है, पहाड़ है। ये पहले क्या होता था कि जनसंख्या कम थी तो सीमाएं नहीं थी, ज़्यादातर सीमांत हुआ करते थे कि मरुस्थल के उस पार का क्षेत्र आपका, इधर का मेरा, बीच का जो मरुस्थल है वो खाली पड़ा है। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई, मरुस्थलों का भी बहुत बड़ा महत्व है, पठारों का भी महत्व है, नदियों का भी महत्व है। तो एक दूसरे देश के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ उसको प्राप्त करने के लिए। तो उसमें जो शक्तिशाली रहा तो जहाँ तक उसने कब्जा कर लिया वहाँ पर एक रेखा खींच दी गई, उसे कहा गया रेखा। और सीमांत का मतलब प्राकृतिक क्षेत्र। इसको हम लोग इसके अंतर देखेंगे, इनके का सब कुछ पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो जानते ही हैं उत्तर में हिमालय, आज चीन कितना ज़्यादा क्षेत्र का भूखा है कि लगातार हमला करता जा रहा। 15वां चैप्टर आता है जनसंख्या एवं अधिवास। यानी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के अधिवास यानी उनके रहने के ढंग कैसे हैं, वो कैसे घर बनाते हैं, घर के प्रारूप क्या हैं। तो इसमें देखेंगे जनसंख्या अधिवास के प्रकार, उनके स्ट्रक्चर प्रतिरूप, नगरीकरण यानी कि नगरीकरण कैसे होता है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव की कल्पना क्या है। अगला है, अब ये यूपी स्पेशल है, यही अगर हटा दिया जाए 2 पोर्शन तो आईएएस का सिलेबस ऊपर वाला GS1 का, यही आईएएस का भी सेम डिक्टो वैसे ही यूपी पीसीएस ने 2018 में अपना लिया था। 2018 से ही यूपी पीसीएस का पैटर्न जो है आईएएस जैसा हो गया। केवल ये 2 चैप्टर अलग से हमको पढ़ने होते हैं। उत्तर प्रदेश का भी विशेष ज्ञान पढ़ना होता है, जिसमें हमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, उत्तर प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण रहे, प्रादेशिक भाषाएं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली जाती हैं, उत्तर प्रदेश की धरोहरें क्या हैं, सामाजिक रीति रिवाज क्या हैं, एवं पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, पर्यटन की क्या स्थितियां हैं वर्तमान में और भविष्य में क्या विकास की संभावना। इस पर जरूर क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग इधर देखेंगे कि क्वेश्चन पूछे क्या क्या गए हैं और देखेंगे लगभग सिलेबस यही बार बार आता है। फिर देखेंगे यूपी विशेष ज्ञान में भूगोल, यानी पहले देखेंगे विरासत, संस्कृति, इतिहास ये सब, और दूसरा विशेष में है भूगोल। हम देखेंगे मानव एवं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से यूपी में, जलवायु कैसी है यूपी की, मिट्टियाँ यूपी में। आप तो जानते हैं यूपी में मिट्टियाँ क्या पूरा मैदान है क्षेत्र लगभग, इसमें गंगा यमुना का जलोढ़ मैदान बहुत विस्तृत फैला हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के जैसे मतलब खनिज कम है, दक्षिण में पठारी क्षेत्र जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और जो कैमूर रेंज है उसमें थोड़े बहुत खनिज हैं, बाकी इसमें खनिज वनिज कम है। मिट्टियाँ बहुत अच्छी हैं, 9% के आसपास है कुल मिला के, वन एवं वृक्षावरण दोनों मिला दे तो 1% 9% है। 15% का यूपी ने लक्ष्य रखा है, लेकिन इतना बहुत दूर लगता है, दूर की कौड़ी लगती। वन्य जीव कौन कौन से हैं, खदानें कौन कौन सी हैं, खदान का महत्व क्या क्या है, कहाँ से क्या मिलता है, और खनिज क्या क्या हैं, सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। तो हमने मोटे तौर पर ये बात की, इतना ही सिलेबस है भैया यूपी पीसीएस मेंस का फर्स्ट पेपर का। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे छोटे बाकी तीनों पेपर मिलेंगे। ये ही पढ़ना थोड़ा लेंथी लगता है, इसको हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे ताकि मेन कॉन्सेप्ट इसके समझ में आए और हम लोग मेंस में अच्छे से लिख सकें। ये ना हो कि सोचने का भी मौका ना मिले तो कापी छीन ली जाए। 3 घंटे जब उसमें लिखना होता है 20 क्वेश्चन, यकीन मानो पेन जब गिर जाता है तो उठाने तक का मौका नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर दाएँ बाएँ किया तो पेपर छूट जाता है, और छूटने पर एक भी नंबर नहीं मिलता। मैंने 3 मेंस के पेपर दिए हुए हैं, 2018, 2019 और इस बार 2022 का। बीच में सिलेक्शन की वजह से मैं उसमें बिजी हो गया तो नहीं हो पाया था। मार्क्स थोड़े थोड़े कम रह जाते हैं। इस बार अच्छा पेपर हुआ है, देखो कैसा रहता है।